स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। कल नीदरलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और जहां कल शाम 7 बजे यह मैच खेला जाएगा। तो देखिए, कल टीम इंडिया की बारी नीदरलैंड के सामने होगी और कल नीदरलैंड से टीम इंडिया भिड़ेगी। बता दें आपको, दिलचस्प यह मुकाबला जहां अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। तो इस वक्त की आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां अभी पाकिस्तान को हराने के बाद अब टीम इंडिया नीदरलैंड के सामने मुकाबला करती नजर आएगी। T20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद अब भारतीय टीम अपने अगले मिशन के लिए तैयार है। ग्रुप ए के अपने अंतिम लीग मुकाबले में टीम इंडिया जीत दर्ज करते हुए अजेय रहने की कोशिश करेगी, जिससे अगले फेज में फायदा होने के आसार हैं। टीम इंडिया ने अब तक अपने 3 मैचों में यूएस, नामीबिया और पाकिस्तान को पटखनी देने का काम किया है। ग्रुप ए से भारतीय टीम ने सुपर 8 में एंट्री कर ली है। अंतिम मुकाबला फॉर्मेलिटी है, लेकिन आपको बता दें कि विश्व कप जैसे बड़े मंच पर हर मैच अहम होता है। भारत और नीदरलैंड के बीच यह मुकाबला कल खेला जाएगा और नीदरलैंड से टीम इंडिया को टक्कर मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नीदरलैंड ने पाकिस्तान को टक्कर दी थी, लेकिन लास्ट ओवर में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ मिली बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस मैच का इस्तेमाल अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने और खिलाड़ियों को लय में बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला है। इस हाई वोल्टेज मैच की मेजबानी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम करेगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट लवर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे मैच के दिन स्टेडियम के खचाखच भरे रहने की उम्मीद है। तो आपको बता दें, पल पल का अपडेट दे रहे हैं, जहां अब पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद आपने देखा कितना रोमांचक ये मैच था। पाकिस्तान को जिस तरीके से हमने धूल चटाई, टीम इंडिया का शानदार जानदार प्रदर्शन रहा और अब नीदरलैंड से मुकाबला होगा। तो देखिए, आपको बता दें कि कल नीदरलैंड से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और अब आपको बता दें कि कैसा रहा भारत वर्सेस नीदरलैंड का आखिरी मैच। एक बार आपको यह भी जानकारी देंगे, क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आखिर पहले के मैचेस में किस तरीके से प्रदर्शन रहे हैं। बता दें आपको कि भारत और नीदरलैंड के बीच कहा जा रहा है कि 4 साल पहले, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे, भारत और नीदरलैंड के बीच 4 साल पहले खेला गया था T20 मैच, जहां पर यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरीके से 2022 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेला गया था आखिरी मैच टीम इंडिया और नीदरलैंड के बीच में, और इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी, जिसके बाद भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट नुकसान पर 179 रन बनाए थे। 179 स्कोरबोर्ड रहा था भारत का। और भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर 53 रन बनाए थे। रोहित शर्मा की देखिए यहां पे प्रदर्शन को आपको बता रहे हैं। विराट कोहली ने 44 गेंदों पर 62 रन बनाए थे। 4 साल पहले की आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर नीदरलैंड से कैसा हमारा मुकाबला रहा था। सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंदों पर नाबाद 91 रन बना पाए थे। सूर्य कुमार यादव जो इस बार भारतीय टीम के कैप्टन हैं। नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 123 रन ही बना पाई थी। बता दें आपको, इस मैच में भारत ने नीदरलैंड को 56 रनों से पटखनी दी थी। तो 56 रनों से पटखनी भारत ने नीदरलैंड को दी थी 4 साल पहले जो मुकाबला खेला गया था। अब आपको यह भी जानकारी देंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि भारत के बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन इंडिया वर्सेस पाक में। सुनिए, ईशान किशन की बात की जाए, बल्लेबाजी के 77 रन, 40 बॉल में स्ट्राइक रेट 192.50। सूर्य कुमार यादव की बात करें, 32 रन, 29 बॉल में 110.34 स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा की बताएं, 25 रन बना पाए, 24 बॉल में 104.17 स्ट्राइक रेट। और शिवम दुबे की बात की जाए दर्शकों, तो 27 रन बना पाए थे, 17 बॉलों में 158.82 उनका स्ट्राइक रेट रहा था। अब ईशान किशन की बात कर लेते हैं। शानदार खेला उन्होंने, 77 रन बनाए 40 बॉल में, और स्ट्राइक रेट सुनिए 192.50, जहां लोगान वैन विक
अब बता दें आपको, नीदरलैंड वर्सेस यूएसए अंतिम मैच जो हुआ था उसमें गेंदबाज और रन और स्ट्राइक रेट को आपको बताएंगे। विकेट आर्यन दत्त ने 24 रन बनाए थे 0 विकेट पर। लोगान वैन वीक की बात करें, यहां पर बता रहे आपको 28 रन उन्होंने खेला था और विकेट 1 लिया था। काइल क्लेन की बात करें, काइल क्लेन ने 35 रन बनाए थे 1 विकेट के साथ, और फ्रेड क्लासेन 32 रन उन्होंने दिया था 1 विकेट के साथ। तो देखिए, नीदरलैंड वर्सेस यूएसए अंतिम मैच खेला गया था। गेंदबाज आपको बता रहे कौन कौन से वो गेंदबाज थे, उन्होंने किस तरीके से रन वहां दिए थे और विकेट कितने चटकाए थे। आपको यह जानकारी देना अहम है, क्योंकि नीदरलैंड के साथ कैसा मुकाबला होगा, किस तरीके से होगा। तो देखिए, यहां पर नीदरलैंड के साथ किस तरीके से मुकाबला होगा, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में स्वागत करना चाहूंगी असदुल्ला खान, पूर्व क्रिकेटर है उनका। अफगानिस्तान से सुनील यशकालरा जी क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, और सुदीप राजपूत न्यूज रूम से लाइव है। पहला रुख करूंगी मैं जहां पर हमारे साथ हमारे 3 गेस्ट जुड़े हुए हैं। बता दें आपको, यहां असदुल्ला खान पूर्व क्रिकेटर अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। आपके पास डायरेक्ट आना चाहूंगी, ये बताइए कि भारत का जो शानदार प्रदर्शन रहा पाकिस्तान के सामने, अब नीदरलैंड को लेकर क्या आप विश्लेषण देना चाहेंगे, कैसा रहने वाला है मुकाबला? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है असदुल्ला खान जी? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में इंडिया का थोड़ा पूल हल्का था। इस पूल में कोई भी ऐसी टीम नहीं थी। इंडिया को आसानी से जीत मिली, आसानी से उन्होंने सारी टीमों को मारा। अगर पाकिस्तान का भी आप देखें उसमें, और मुझे नेदरलैंड की टीम में कोई खास फर्क नजर नहीं आया। अच्छा। तो नेदरलैंड की टीम भी एसोसिएट कंट्री है। उन्होंने भी इस कोशिश किया इस वर्ल्ड कप में कि अपना अच्छा खेल पेश करे, लेकिन जितना उनमें एबिलिटी है, जितना उन्होंने प्रेपरेशन किया था, लेकिन फिर भी मैं इंडिया को नंबर 1 टीम मानता हूं, कि वो इस वक्त इंटरनेशनली नंबर 1 टीम है। और इस वर्ल्ड कप में भी जब दूसरे राउंड में हम देखेंगे कि जब बड़ी टीमें आती हैं तो फिर इंडिया टीम, और जैसे साउथ अफ्रीका है, जैसे न्यूजीलैंड है, जैसे इंग्लैंड आएगी, तो फिर हमें देखने को अच्छे मैचेस मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। मतलब असदुल्ला खान जी, आपको ये लग रहा है कि अब तक जिस तरीके से भारत ने पटखनी दी है, टीमों का उतना शानदार प्रदर्शन नहीं रहा जिसके साथ भारतीय टीम भिड़ती नजर आ रही है। एक बार मैं रुक करूंगी हमारे न्यूज रूम से लाइव सहयोगी बने हुए सुदीप राजपूत, आपको भी जिससे सवाल पूछना आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से नीदरलैंड के साथ हमारा प्रदर्शन होने वाला है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, टीम छोटी हो चाहे बड़ी हो उससे मतलब नहीं होता। आपका जो प्रदर्शन है वो किस तरीके का है, मामला यहाँ पे रखता है। फिलहाल आप देखेंगे तो टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है, इसमें कई सारे बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। बड़े बदलाव इसलिए किए जा सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही सुपर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब अंक तालिका के इस नंबर से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, और टीम इंडिया जो है वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ यहाँ पर आजमानी चाहेगी। चाहे वहाँ पर आप देखेंगे तो वाशिंगटन सुंदर हो, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर मोहम्मद सिराज हो। मोहम्मद सिराज को जरूर आजमाना चाहिए, क्योंकि पहले मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने 3 विकेट झटकाया था, हालांकि बुमराह के आने के बाद उनको बाकी दोनों मुकाबलों में उनको मौका नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं इस मुकाबले के लिए, नीदरलैंड के सामने जो कल मुकाबला होगा, इस मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो पहला मुकाबला था वहाँ पर बुखार चलते खेल नहीं पाए थे। और उसके बाद आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सुपर 8 में, आपका जो मुकाबला होगा बड़ी टीमों के साथ होगा, क्योंकि जो टीमें यहाँ क्वालिफाई की वो बड़ी टीमें, कोई छोटी टीमें नहीं है। चाहे वहाँ पर न्यूजीलैंड होगी, चाहे वहाँ पर इंग्लैंड होगी, चाहे वहाँ पर जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज होगी, तो हर टीमों के साथ आपको आजमाना है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से एक नाम और जा सकता है कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या 3 मुकाबले खेले यहाँ पर, और हार्दिक पांड्या को भी यहाँ पर आराम देना चाहिए। और उनकी जगह पर आप देखेंगे तो शिवम दुबे को 4 ओवर की गेंदबाजी करानी चाहिए। अगर 4 ओवर की गेंदबाजी शिवम दुबे से करवाई जाएगी तो कहीं न कहीं आप ये कह सकती है आने वाले समय में जिस तरीके से टीम इंडिया आगे बढ़ेगी, या कोई खिलाड़ी वहाँ पर चोटिल होता है या कुछ और होता है, तो शिवम दुबे के पास एक अच्छा मौका रहेगा कि उनको वहाँ पर आजमाया जाए। साथ ही साथ रिंकू सिंह और शिवम दुबे को अतिरिक्त बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। रिंकू सिंह को यहाँ पर गेंदबाजी नहीं मिली, रिंकू सिंह को गेंदबाजी दी जा सकती है। साथ ही साथ शिवम दुबे का नाम मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि साल 2025 में आप देखा था कि शिवम दुबे ने अच्छी गेंदबाजी करी थी, और इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस टीम में चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, इनको आराम देना चाहिए। एक नाम और उछल कर आ रहा है यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को लेकर आप देखेंगे तो रविचंद्रन अश्विनी साफ तरीके से कहा था कि अगर मैं टीम इंडिया के समय कप्तान होता तो मैं कहीं न कहीं वाशिंगटन सुंदर को नंबर 8 पर रखा, रिंकू सिंह को ना रखता, क्योंकि रिंकू सिंह उतने अच्छे शायद उनके हिसाब से गेंदबाजी और बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां पर उनको रखने का मतलब यही था कि नंबर 8 पर अगर रिंकू सिंह होंगे तो गेंदबाजी सुदीप बने रहिए। क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर लगातार हमसे सुनील यशकालरा जी जुड़े हुए। सर, आपके पास डायरेक्ट आते हुए, सर
पाकिस्तान के साथ जैसा प्रदर्शन आपने देखा और जिस तरीके से पूरी दुनिया ने इसको सेलिब्रेट किया, बताइए कि नीदरलैंड के सामने आप कितनी मजबूती मान रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों की वर्सेस गेंदबाजों? देखिए, नमस्कार। नीदरलैंड्स एक बहुत ही अनप्रोफेशनल एंड अनप्रिडिक्टेड साइड है। 1996 से लेके इन्होंने जैसे जैसे आगे आगे बढ़ा है, वो उनका एक ही काम है कि किसी को हरा के एक क्रूशल मैच में पार्टी उनकी स्पॉइल करना। इन्होंने, मैंने देखा था कि जिम्बाब्वे के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने क्वालिफाई करके 50 ओवर ओडीआई वर्ल्ड कप में आए थे। जैसे जैसे रन्स कम होते हैं, जैसे जैसे इनके ओवर्स कम होते हैं, इनका पलड़ा भारी हो जाता है। इनका एक दो प्लेयर्स आईपीएल भी खेले हैं, जैसे वेंडमर्व है, काफ़ी प्रोफेशनल प्लेयर्स है। एक दो बाज डिलीड, एक ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके फादर भी 96 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। तो इनको पता है, ये फेमस कहानी थी, ऊबर ड्राइवर हुआ करते थे, फूड डिलीवरी करते थे, उसके बाद ये फुल टाइम प्रोफेशनली खेलने लगे। एक ही चीज़ है इनमें, ये दूसरों की पार्टी को डिसरप्ट करना ज़रूर जानते हैं। इनका जो सिंगल और डबल लेने का वो रिकॉर्ड है वो काफ़ी हाई है। हाफ चांसेस को वो फुल चांस में करके कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो रन आउट हो या कैच हो। यही इनका एक टिपिकल किलिंग स्टाइल रहा है। और मैंने तो इनको काफ़ी 5 साल से क्लोज देखा है। मुझे लगता है ये कुछ नहीं कर सकते तो आपकी स्कोरिंग एवरेज ख़राब कर सकते हैं, आपका पूरा तालमेल ख़राब कर सकते हैं। 10 ओवर तक तो ये आपको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद गेम इनसे निकलती जाती है, क्योंकि मैच्योरिटी, प्रोफेशनल मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस नहीं है। जी ठीक है, मतलब सुनील जी, आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं 10 ओवर के बाद इनका जो प्रदर्शन है, इनके हाथों से यहाँ पर गेम निकलती जाती है। बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और देखिए, ऐसा दर्शकों को लग रहा होगा कि अब जो है नीदरलैंड के सामने भी मुकाबला हमारा जो है दिलचस्पी होने वाला है। एक बार मैं लौटूंगी अब्दुल्ला खान जी आपके पास। सर, ये बताइए, जैसा कि हम प्रदर्शन देख रहे हैं भारतीय टीमों का, अभी कहीं ना कहीं जज्बा फुल है, क्योंकि पाकिस्तान को हमने चटकनी दी है। लेकिन अगर बात की जाए गेंदबाजों की, तो गेंदबाज कितने भारी पड़ते नजर आएंगे नीदरलैंड के बल्लेबाजों पर, जैसा उनका स्ट्राइक रेट हमने शो किया? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इंडिया के मुकाबले की टीम नहीं है इस क्रिकेट में कोई भी। इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे चली जा चुकी है। इसके मुकाबले में जैसे आपने पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान को भी जो करंट टीम है वो जस्ट लाइक एसोसिएट कंट्री है। अगर वो किसी भी बड़ी टीम को मारती है तो वो एक अपसेट होगा। लेकिन इस टीम के साथ अगर हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत अच्छा होगा या बहुत क्लोज जाएगा या हरा सकता है, लेकिन क्रिकेट में हर कोई किसी को हरा सकता है, तो समटाइम हम इसीलिए कहते हैं कि अपसेट। तो इंडिया के लिए, इंडिया के बॉलर्स के लिए, जैसे आपने बुमराह की बॉलिंग देखी, आपने तो स्पिनर्स की बॉलिंग देखी, दूसरे फास्ट बॉलर्स, ऑलराउंडर्स की बॉलिंग देखी, वो बड़े जबरदस्त प्लान के साथ अपने रोल को अच्छा पहचानते हैं कि मेरा रोल क्या है, मुझे इस टीम में किस रोल के लिए खिलाया गया है। तो वो उस रोल पे उन्होंने इतना ज्यादा काम किया है कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वो किसी भी बड़ी टीम के लिए। एक तो उनका स्किल बहुत हाई लेवल है, स्किल हाई लेवल होने के साथ साथ वो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं कि किस वक्त हमें क्या करना है, कैसे सिचुएशन को मैनेज करना है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो मीडिया हाइप हो चुका था वो जस्ट प्रेशर गेम था। तो जैसे उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया, तो क्रेडिट गोज टू टीम इंडिया। ठीक है, एक बार मैं लौटना चाहूंगी न्यूज रूम से, हमारे सहयोगी सुदीप जुड़े हुए हैं। सुदीप, आप सवाल ले सकते हैं अब्दुल्ला खान जी और सुनील यश कालरा जी से कि किस तरीके से नीदरलैंड के सामने हमारा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। सवाल लीजिए। बिल्कुल, देखिए, मेरा सवाल यहाँ पर काला जी से रहेगा। काला जी, देखिए, जिस तरीके से टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 अभी है, हर कोई जान रहा है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 वाकई बहुत मजबूत है। हमने पहले बताया कि टीम इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको आजमानी चाहिए। यहाँ पर मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये रहेगा कि अभिषेक शर्मा, जो कि अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, पहले मुकाबले में वो 0 रन बनाकर आउट होते हैं, दूसरा मुकाबला उन्होंने खेला नहीं क्योंकि उनके पेट में चोट लगी थी, वहां पर मौका मिला था संजू सैमसन को। और संजू सैमसन आप देखेंगे तो लगभग 275 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, हालांकि रन उनका कम भी बनता है। और तीसरे मुकाबले में संजू सैमसन को फिर से बाहर किया जाता है और अभिषेक शर्मा को लाया जाता है, लेकिन अभिषेक शर्मा फिर से एक बार वहां पर 0 रन बनाकर आउट होते। तो क्या लगता है आपको एक बार संजू सैमसन को फिर से जमाना चाहिए यहाँ पर अभिषेक शर्मा को बाहर बैठाकर? हालांकि अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर मेरा वहां पर किसी प्रकार सवाल नहीं है, सवाल बस इतना है कि क्या संजू सैमसन को इस मुकाबले में आजमाया जा सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ एक ही बंदा दे सकता है, उसका नाम है गौतम गंभीर। क्योंकि वो एक कोच की फेवरेट्स और अनफेवरेट प्लेयर्स होते हैं, जैसे फॉलो अनफॉलो करते हैं ना आप अपने सोशल इंस्टाग्राम पे। तो इस वक्त से अगर आप देखेंगे तो संजू सैमसन काफ़ी 10 साल से अनफॉलोड हैं बाय ऑल द कोचेस।
उनका जो लक सिस्टम है वो इतना चला नहीं है, जबकि उनका बल्ला बिल्कुल चला है। अब देखिए संजू सैमसन आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल विकेट कीपर बैटर रहे इन द हिस्ट्री ऑफ T20, बट उनके वर्चस्व चलता है आईपीएल में, उनका छोटे एसोसिएट नेशंस के साथ, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है कोच को। उनको है, उनके रिकॉर्ड्स बड़े बड़े हैं, बट मुझे लगता है अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर जो कभी भी खड़ा हो जाए वो 180 रन की स्ट्राइक रेट से आपको बैटिंग करके देगा और 6 ओवर में ही आपको गेम जिता देगा। संजू सैमसन ऐसा प्लेयर है जो आपको अटके हुए फंसे हुए मैच में से निकाल सकता है। तो आपको ये देखना है कि मानसिकता आपकी क्या, आपको फंसे में से निकलना है या अच्छे से बेहतर करना है, ये बेहतर से बेहतरीन करना है, आपको वो चॉइस है। मेरे ख्याल से इस कोच की जो चॉइसेस हैं वो बड़ी क्लियर है और जग जाहिर है कि ये किसी और प्लेयर को बाहर से नहीं लेंगे। थैंकफुली हर्षित राणा नहीं है, ये खुशी की बात है, बट अभिषेक शर्मा ज़रूर फर्स्ट प्रेफरेंस है और संजू सैमसन हमेशा थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार भी संजू सैमसन को इतना वो अपनी टीम रोटेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है, मैं ख़त्म करता हूँ इस पॉइंट के साथ, कि जो जैसे जैसे आप सुपर 8 में जाते हैं आपकी नेट रन रेट, आपके स्कोरिंग रन रेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं देख के आपको टॉप 8 में जाना है। जी बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल यहाँ पर रहेगा अब्दुल्ला खान साहब से, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से अभी यहाँ पर काला जी ने साफ तरीके से कहा कि धोनी और एक नाम लिया, वहां पर दूसरा नाम लिया वहां पर गौतम गंभीर, कि गौतम गंभीर इसका जवाब सही तरीके दे सकते हैं। एमएस धोनी जब टीम इंडिया के कैप्टन था, आप देखेंगे तो बहुत सारे खिलाड़ी वहां पर स्ट्रगल करते थे, लेकिन धोनी के अंदर जो क्वालिटी यही थी, वो लगातार अपने खिलाड़ियों के ऊपर विश्वास बनाते थे और उनको बैक टू बैक मौके दिए जाते थे। आपने कहा कि लगभग 10 साल हो गया संजू सैमसन खेलते हुए, मेरे हिसाब से साल 2014 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था और 14-10-24 यानी कि 12 साल खेलते हो गए, लेकिन जो उनके मुकाबले हैं इसलिए कम हो जाते हैं कि जब कोई चोटिल होता टीम उनको तब रखा जाता है। असदुल्ला साहब, क्या आप बताएंगे कि संजू सैमसन के साथ क्या वाकई में टीम इंडिया में गंभीर राजनीति खेली जा रही है, या फिर जो बड़े बड़े खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं वो उनको नीचे दबा दे रहे हैं? मेरे ख्याल में हर कोच की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो एग्रेसिव है, वो डिफेंसिव है, वो पोलाइट है, तो हर किसी का अपना फिलॉसफी ऑफ कोचिंग होता है। जो मैं देख रहा हूँ तवे धोनी के जैसे आपने बात की, उसका डिफरेंट स्टाइल था, डिफरेंट पर्सनालिटी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग था। और गौतम गंभीर को मैं यहाँ पे ये क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि वो बड़े स्टेबल आदमी है कि कोई भी डिसीजन लेते हैं, स्ट्रांगली डिसीजन लेते हैं। टीम को उन्होंने कॉम्बिनेशन को जो बनाया है जैसे, और स्टेबिलिटी दी है इंडियन टीम को, और इससे ही है, इसमें कभी बैड डिसीजन आ जाते हैं और अच्छे डिसीजन आ जाते हैं। लेकिन आपके पिछले सवाल पे मैं ये जवाब दूंगा कि सबसे पहले उन्हीं बैट्समैन को चांस देना चाहिए कि जो टॉप है, जिनको आपने फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे टीम इंडिया को अपने बेस्ट जो प्लेयर्स हैं उनको फॉर्म में दोबारा लाना चाहिए, और जो ऑलरेडी फॉर्म में है उनको अपनी फॉर्म कंटिन्यूस करनी चाहिए। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि संजू सैमसन को यहाँ पे चांस दिया जाए, यहाँ पे उन्हीं बैट्समैनों से खेला जाए जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है, उन्हीं को फॉर्म में लाना चाहिए। तो क्योंकि टीम्स बड़ी मुश्किल आ रही हैं सेकेंड राउंड में, वहाँ पे आपके पास गलती की गुंजाइश कम होगी। तो इसलिए आपको आपके मेन बैट्समैनों को जो आपकी टॉप प्रायोरिटी में है, जो इंडिया की टॉप प्रायोरिटी में है, उनको फॉर्म में लाना, उनको आगे करना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार मेरा सवाल होगा सुनील जी से इस बाबत की, अगर आप कप्तानी की बात करें सुनील जी, तो देखिए एक कप्तानी एक दौर हमने धोनी की देखी, एक बार विराट कोहली की देखी, और सूर्य कुमार यादव, आप कितना प्रबल इनकी दावेदारी मान रहे हैं एज अ कैप्टन? जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस तो बेहतर होती जा रही है, आप क्या मानेंगे? देखिए, कप्तान उतना ही स्ट्रांग होता है जितनी उनकी स्ट्रांग टीमें होती हैं जी। धोनी के अंडर हमने वर्ल्ड कप जीता, विराट के अंदर सेवरल सीरीज जीती, और अब सूर्य कुमार यादव के अंडर हमने नॉन स्टॉप सीरीज जीत रहे हैं। तो उससे आपको ये बड़ा क्लियर पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही स्ट्रांग न्यूक्लियस है, ये टीम एक अलग ही है। इसका लेवल जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से लोगों का शुरू होता है, इन द सेंस कि मतलब जूनियर टीम्स है, जहाँ हमारी वर्स्ट परफॉर्मेंस है उतनी उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है। आज के दौर में ये असद से पूछूंगा मैं, ये असद मेरे दोस्त, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया की टीम ए, टीम बी, टीम सी तीनों इतनी स्ट्रांग है कि आपस में एक दूसरे से अगर टूर्नामेंट खेल लें तो उसी में अच्छा आईबॉल्स, रेवेन्यू और रिकॉर्ड्स बनेंगे? क्यों असद? एग्जैक्टली देखिए, इतना ज़बरदस्त बैकअप प्लेयर्स हैं जो भी इंडिया में आता है, किसी को पुराना भूल के नए की तरफ देखते हैं कि यार ये उससे अच्छा है,
तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया की तीन, आप तो तीन कह रहे हैं, अगर 5 टीमें भी बना दी जाएं तो वो एक दूसरे से अच्छी होंगी। आपको नहीं लगेगा कि कहीं भी फ्लॉप है या कहीं भी कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है, बॉलिंग स्ट्रेंथ कम है या बैटिंग स्ट्रेंथ कम है। तो इंडिया के पास लॉट ऑफ टैलेंट, वेरी गुड सिस्टम, बड़ा अच्छा सिस्टमैटिक चल रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने कैप्टन्स की बात की, इस कैप्टन को जो मैं देख रहा हूँ, ये मुझे बाकी कैप्टनों से ज़्यादा स्टेबल रहे, ज़्यादा काम रहते हैं और अच्छे डिसीजन करते हैं। जहाँ स्ट्रिक होना है वहाँ स्ट्रिक भी होते हैं। तो इन्होंने अभी तक जो टीम को बनाया है, टीम को इतनी जीत दिलाई है, इतनी जीत वैसे ही नहीं हो जाती। इसमें कैप्टन और कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैप्टन और कोच अगर एक पेज पे नहीं है तो वो टीमें डैमेज होती हैं। तो मुझे इन दोनों में बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है, कैप्टन और कोच में, जिसकी वजह से इतने मैचेस जीते। ठीक है, माफी के साथ समय हमें इतनी की ही इजाजत देता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए आगे बढ़ेंगे, खबर सामने आ रही है, बता दें आपको, मशहूर लेखक सलीम खान की तबीयत बिगड़ी है। जहां बता दें आपको, सलमान खान के पिता सलीम अस्पताल में